वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज बच्चों हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं वेब का। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में वेब के बारे में बहुत सारी बातें की है। इंट्रोडक्शन हुआ, वेब के टाइप्स पढ़े, वेब का रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी वो पढ़ा। वेब की स्पीड हमने सीखा, ट्रांसवर्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेब की स्पीड सीखा। साथ ही साथ हमने स्पीड ऑफ साउंड, जो हमें पढ़ना सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर में, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड होती है गैस में वो कितनी होती है? वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड अंडर P/ρ, है ना। इन्होंने ये फार्मूला दिया था, लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनका जो स्पीड है साउंड का वो 280 मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं, जो कि जो एक्चुअल होता है उससे 15% कम है ये। तो ये इनकरेक्ट है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अगर करेक्शन हो जाए तो सही आ जाएगा। तो इस चीज़ को करेक्शन किया लाप्लास, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? लाप्लास। तो इसी में छोटी हेडिंग बनेगी लाप्लास करेक्शन। इन्होंने करेक्ट किया, है ना, लाप्लास करेक्शन। ठीक है, छोटी हेडिंग रहेगी लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास करेक्शन में क्या सीखेंगे? जो न्यूटन का फार्मूला है उसी को करेक्ट किया किसने? लाप्लास ने। उसी को कहते हैं लाप्लास करेक्शन। क्लियर? जो न्यूटन्स का फार्मूला आया स्पीड ऑफ साउंड का गैस के लिए, उसी को करेक्ट किसने किया? लाप्लास ने। उसी फार्मूले को कहते हैं लाप्लास करेक्शन। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इनके विचारों पर। मतलब न्यूटन ने क्या बोला था कि जब कोई गैस में साउंड गैस में ट्रेवल करेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर में रह करके ट्रेवल करती है। मतलब सब जगह टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट इन्होंने ऐसा ये कहा कि एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर डिफरेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम वो भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। जब कोई साउंड वेव किसी गैस के थ्रू ट्रेवल करती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत ट्रेवल करती है। मतलब न हीट का लेना होगा न हीट का देना होगा, हीट का एक्सचेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम जो भी रहेगा सब कुछ वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि जहाँ रेयर फ्रैक्शन वहाँ ज़्यादा हो सकता है, कम हो टेम्परेचर, कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा हो। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें ना हीट आएगा ना हीट जाएगा। मतलब एडियाबैटिकली चेंज होगा इस समय। ठीक है ना। तो जहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल का फार्मूला था V = √K/ρ, यही था ना, K/ρ। तो K के प्लेस पे यहाँ पे होगा K एडियाबैटिक। मतलब बल्क मॉडुलस लेंगे, एडियाबैटिकली लेंगे। ठीक है। तो इसमें लिखना पैराग्राफ चेंज करके अकॉर्डिंग टू लाप्लास साउंड वेव travels through a gas under adiabatic process। कौन से प्रोसेस से? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंडर में साउंड वेव ट्रेवल करती है। ठीक है ना। देन स्पीड ऑफ साउंड is given by V = बल्क मॉडुलस, लेकिन ये एडियाबैटिक वाला रहेगा, अपॉन डेंसिटी। इक्वेशन नंबर क्या बना दें इसको? फर्स्ट क्या बना दें? उसमें थर्ड था ना?
मतलब v इक्वल टू जो p बाई रो लाए थे वो कौन सा इक्वेशन था? थर्ड, वही कह रहे हैं ना। तो ये बना देंगे हम फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। एडियाबैटिक, ये बात लाप्लास ने कहा, ठीक है, लाप्लास ने। ओके, जब लाप्लास ने ये बात बताई तो फिर ये भी कहा, और आप जानते भी हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी गैस किसको फॉलो करती है? पॉइसन्स लॉ को फॉलो करती है। किस लॉ को? पॉइसन्स लॉ, पढ़ा है ना। तो पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे लिखना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कॉमा गैस फॉलो द पॉइसन्स लॉ। पॉइसन्स लॉ कहता है P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही है पॉइसन्स लॉ, यही है ना। गामा क्या है? Cp अपॉन Cv, ये भी पढ़ा है आपने। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट करेंगे इसका। तो डी डी वी ऑफ पी वी पावर गामा इक्वल टू डी डी वी गामा कांस्टेंट। यहां पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, एक फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, है ना। दो फंक्शन यहाँ पे हैं, इनका प्रोडक्ट है। अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तो इसका फार्मूला है मैथमेटिक्स में फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? सेकेंड फंक्शन का, मतलब वी की पावर गामा का, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर सेकेंड फंक्शन प्लस लगा कर सेकेंड फंक्शन को बाहर लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ, मतलब यहाँ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम लिए है ना, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। क्लियर है। हम डीवी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डीवी डीवी कट जाएगा, यहाँ भी डीवी डीवी कट जाएगा, यहाँ डीवी में 0 को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। मतलब आप P इंटू डी, एक मिनट रुक जाओ, अभी बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n वाला फार्मूला, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, प्लस वी की पावर गामा डी पी अपॉन डी वी बराबर 0। अब हम डी वी से मल्टीप्लाई कर दें तो चलेगा ना। डी वी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे P गामा P इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है? इसको ट्रांसफर करेंगे उस साइड, पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, और इसे डिवाइड कर देंगे। हम इस साइड लिख दें, इसको इस साइड लिखे जा रहा है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे, गामा इंटू पी इज इक्वल इंटू क्या है? वी हमारा है, वी की पावर गामा माइनस क्या है? हाँ, वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर करेंगे माइनस वी की पावर गामा इंटू डी पी, डिवाइड कर देंगे गामा पी, वी की पावर गामा इंटू डी पी अपॉन वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी।
इसको ऊपर जब भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इसको ऊपर भेज दें, है ना। तो गामा इंटू पी कितना मिलेगा हमें, माइनस वी की पावर गामा इंटू वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 डी पी अपॉन डी वी, ये मिलेगा, बोलो मिलेगा, क्लियर है। अब बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस गामा गामा कट जाएगा, वी बचेगा खाली, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा वी, तो माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, बोलो। और ये अब क्या है, बल्क मॉडुलस, बोलो है कि नहीं है। अगर v को नीचे लाएं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा अगर v को नीचे ला दें, और ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा प्रेशर। तो ये क्या है आपका बल्क मॉडुलस नहीं है। तो ये बल्क मॉडुलस किस केस में आ रहा है, एडियाबैटिक केस में। तो ये गामा इंटू पी कितना हमारा हो जाएगा, माइनस के एडिया, ठीक है, एडियाबैटिक, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे हम, के एडियाबैटिक जहाँ पे इक्वेशन कौन सा बनाए थे, फोर्थ, वही बनाए थे ना, तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, गामा पी लिख देंगे। ये फिफ्थ नंबर, बाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो वेलोसिटी कितना आएगा, अंडर रूट गामा इंटू पी बाई रो, ये फार्मूला बनेगा बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड जब भी आप निकालना है तो यही यूज करेंगे। अब ये सही सही फार्मूला है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लाप्लास करेक्शन, यही फार्मूले को। यस, आपकी स्कूल्स में डेरिवेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज द लाप्लास करेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, क्या है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। इस पर सवाल दे सकते हैं, न्यूमेरिकल दे सकते हैं, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग हम देंगे उस पर सवाल देते हैं, ठीक है। फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे, वेव का इक्वेशन क्या होगा वो सीखेंगे, फेज क्या होते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब सीखेंगे आज। वेव की पूरी कहानी पढ़ लेंगे, कुछ सिलेबस रिलेटेड है, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट पूरी तरह से कट चुका है एनसीईआरटी से, आपके सिलेबस में है बीट्स है, और स्टैंडिंग वेव या मतलब कि कह लीजिए स्टेशनरी वेव है, वो अपने से रीड कर लेना आप लोग, बहुत वो नहीं है, ठीक है। नोट्स एंटी नोट्स के बारे में है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जो भी फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड जानते हैं ना आप लोग, और विसल होता है, वो सब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गन पाइप, क्या बोलते हैं, आर्गन पाइप, है ना। फ्लूइड मतलब बांसुरी जानते ही हैं, तो वो सब है, आप लोग पढ़ सकते हो। मेन वेव का कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। इसमें लिखना इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 इज द करेक्शन फार्मूला, करेक्शन फार्मूला ऑफ न्यूटन्स, या न्यूटन्स कह दीजिए, न्यूटन्स फार्मूला, ये करेक्शन फार्मूला है न्यूटन का, ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन, ये भी लिख लेना, दिस इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन, ठीक है। उसमें गामा नहीं था फार्मूले में, न्यूटन के फार्मूले में गामा नहीं था, गामा छोटा था इसलिए स्पीड कम आ रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर गामा की वैल्यू रख दें 7/5, कितना रखें, 7/5, CP/CV की वैल्यू होती है, मतलब 7/5 किसके लिए होता है, CP/CV किसके लिए होता है, जैसे कि एयर हो गया, मतलब डाई एटॉमिक गैसेस के लिए, है ना। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फॉर एयर एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर कितना लेंगे हम, 1 atm मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल ले लेंगे, ठीक है। और गामा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 7/5
ये क्या है, Cp बाई सी वी, Cp बाई सी वी इक्वल टू गामा। ठीक है, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन 6। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना आएगा, 7/5 इंटू 1.013 10⁵ पास्कल पूरे पर 1.29। इसे जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 331.2 आता है, समथिंग 331.2 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ हम लोग 332 मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली। कितना यूज़ करते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड, या 330 कभी कभी ले लेते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं है। ठीक है, 330 से कम नहीं होना चाहिए और 332 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो यही है लाप्लास करेक्शन। ये तो स्पीड आया है, यही है लाप्लास करेक्शन, आप ये भी कह सकते हो, या वो फार्मूला बता दूं, दोनों ही लाप्लास करेक्शन है। तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला अंडर गामा पी बाई डी, या डेंसिटी रो। क्लियर है? आप बेटा नहीं आए थे, चलो, है ना, आप मंडे को नहीं आए थे, ट्यूसडे को नहीं आई थी, तो छूट गया होगा, देख लिया था, समझ में आ गया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है स्पीड ऑफ साउंड। अब इस स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालती हैं, वही इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमें सीखना है। ठीक है, तो हेडिंग हैगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, या ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव लास्ट में। ठीक है, डाल दिया हेडिंग। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड पर कोई असर नहीं डालती, इंडिपेंडेंट है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। किस पर, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो फर्स्ट नंबर हैगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या ये इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। V इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है फार्मूला, गामा इंटू पी बाई रो। देखो जब प्रेशर यहां पे वेरिएबल होगा तो डेंसिटी भी वेरिएबल होगा, प्रेशर के साथ डेंसिटी भी वेरिएबल होगा, बट प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। हियर प्रेशर अपॉन डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब ये तो ये कांस्टेंट, दैट इज V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है ना। इसका मतलब कि प्रेशर चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत चेंज अगर हो जाता है प्रेशर, हाँ, तो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। लिख लेंगे क्या, प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। लिख लिया, प्रेशर ऑफ गैस।
दूसरा आएगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, क्या डाला हेडिंग? इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा ये देख लेते हैं इसको भी। अगर मैं इस फार्मूले में प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, सिर्फ किसको, और डेंसिटी को हम चेंज करते रहें या चेंज होने को अलाउ कर दें, है ना, तो क्या होगा? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज क्या हो, कांस्टेंट कर देते हैं, तो गामा ऑलरेडी कांस्टेंट है कि नहीं, देन जो V हमारा होगा वो होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट रो, मतलब डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो हो नहीं होगा? इट इम्प्लाइज दैट V प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट रो। ये है, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल है ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, मॉइस्चर एयर और ड्राई एयर। किसमें साउंड ज़्यादा ट्रेवल करेगा फास्ट, स्पीड किसमें ज़्यादा होगी, ड्राई एयर में कि मॉइस्चर एयर में? तो आप कहोगे मॉइस्चर एयर की डेंसिटी कम होती है, करीब 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और ड्राई एयर का 1.29 अभी दिखाया ना आपको, तो उसमें क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर में कम दौड़ेगी, मतलब स्पीड कम होगी साउंड वेव की, और मॉइस्चर एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लिया। इसमें लिखना हैंस, पैराग्राफ चेंज करके, हैंस स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है ना, ये इफेक्ट है। ठीक है, ये डिपेंडेंस है। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट, अगर हम उसको कांस्टेंट करें V1 अपॉन V2, तो यह आएगा अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1। नोट कर लो, मतलब जिस, अगर दो गैसें आपके पास हैं, कितनी गैसें हैं, दो गैसें, एक गैस की डेंसिटी कम है, एक की ज़्यादा है, किसमें स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी। बोलो रेचल, क्लियर है ये? तो ये है डेंसिटी का इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, थर्ड नंबर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिड को मॉइस्चर भी कहते हैं, बोलो। तो पैराग्राफ से लिखो, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर is 0.8 kilogram per meter cube and density of dry air, density of dry air is 1.29 kilogram per meter cube। ठीक है, ये रीजन है इसका। तो हम बता सकते हैं क्या इस वाले कॉन्सेप्ट से, A sound wave travels faster in humid air than dry air।
ठीक है ना, हैंस करके नोट कर लीजिए, पैराग्राफ सेंस करके। ये नोट करने के बाद नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये देख लिया ना, स्पीड साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन द ड्राई एयर, ठीक है। अब फोर्थ नंबर रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू अंडर गामा पी बाय रो होता है, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वेलोसिटी कितनी होगी, गामा पी बाई पी बाई, एक स्टेप लिख देते हैं, गामा पी बाई मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जाएगा ऊपर, अंडर गामा पी वी बाई एम, है ना, फॉर 1 मोल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू आर टी। बोलो पढ़ा है? तो जहाँ पीवी है, यहाँ पे पीवी के प्लेस पे क्या रखेंगे, आरटी रख सकते हैं ना। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। इक्वेशन नंबर को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें ये मिल जाता है एक फार्मूला, इसको हमारा घेर देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लेते हैं, v इक्वल टू अंडर गामा आर टी बाई एम, ठीक है। ये भी स्पीड का एक फार्मूला है, ये भी कभी कभी यूज़ होता है न्यूमेरिकली। और यहाँ पे अगर हम बात करें गामा और आर, और या बना दो इक्वेशन बनाओ, बिकॉज गामा आर एंड एम आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट अंडर रूट टी, या v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये मिलेगा। यहां तक नोट करिए, इस साइड इरेज कर दे। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये कंक्लूजन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। गैस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे किससे, इट इम्प्लाइज दैट
V1 अपॉन T1 सॉरी V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। ठीक है, एक फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। और इसी में हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा इक्वल टू VT माइनस V0 अपॉन T। ठीक है, यह टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें VT क्या है हम जानते हैं आप लोग? इसमें VT है T डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड। T मतलब कोई अननोन टेम्परेचर, हमने कह दिया 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो T 50 हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिया रहेगा, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता लगाना है उस गैस का, तो निकाल सकते हो, है कि नहीं? एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एयर अल्फा इक्वल टू 0.61 मीटर सेकेंड इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, या केल्विन इनवर्स कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये है कि स्पीड ऑफ साउंड। कुछ न्यूमेरिकल आपको हम देंगे इस पे। ठीक है, लेकिन एक और इफेक्ट पढ़ा दें, इफेक्ट ऑफ विंड। हेडिंग क्या रहेगा? ये फोर्थ हो गया। ठीक है बेटा, इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड में हम मान लेते हैं कि विंड ऐसे फ्लो कर रहा है, हवा, और यहाँ से स्पीड जा रही है किससे? थीटा एंगल पे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा W कॉस थीटा, इधर होगा W साइन थीटा। तो ये स्पीड जो हमारा है, ये वाला किसी काम का नहीं होगा, ये वाला। इसका जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा वही क्या होगा? हाँ, तो स्पीड ऑफ जो साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव, वो हो जाएगा हमारा, जो उसका खुद का स्पीड है वो तो रहेगा, प्लस एयर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है W cos थीटा। यही है फार्मूला, मेन फार्मूला ये है। इसमें दो केस बनाएंगे हम। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, देन स्पीड कितना हो जाएगा हमारा? स्पीड ऑफ साउंड कॉस 0 वैल्यू 1, तो हो जाएगा V प्लस W। ठीक है, केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन स्पीड ऑफ साउंड ये होगा V माइनस W। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक सवाल देंगे इसी स्पीड पर, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और हमने पढ़ाया। ठीक है, लिखिए सवाल।
इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए, ये इफेक्ट हो गया। लिखिए एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature will the speed of sound be double, be double its value at its value at 273 Kelvin, 273 Kelvin। ठीक है, किस टेम्परेचर पे जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी, जितना 273 केल्विन पे है। ये एक न्यूमेरिकल इस टाइप के आपके स्कूल के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं। फिर हम एक और वेव पढ़ाएंगे, जो मेन वेव है वो है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद हम फेज बताएंगे, फेज क्या होता है और फेज कैसे चेंज करता है, फेज टाइम के साथ और पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये सीखेंगे। और फिर इसमें हम वेव की वेलोसिटी और वेव का एक्सेलरेशन सीखेंगे। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव वेव, और इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर द एंड होगा हमारी तरफ से, और आपकी तरफ से भी है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बढ़िया से इस पर क्वेश्चन करिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादातर इसी से आते हैं, जितना मैंने पढ़ाया अभी। एक और पढ़ा देंगे, उससे भी न्यूमेरिकल्स फंस सकता है बस। ठीक है, और कितना देंगे वेब में? मान लो कि जो 273 दिया हुआ है ना आपका बेटा, ये इनिशियल टेम्परेचर है T1। ठीक है, इस पर वेलोसिटी V1 हमने मान लिया कितना है x। तो किस टेम्परेचर, मान लो वो T2 टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर होगा कि जिस पर उसकी फाइनल वेव स्पीड कितना हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। समझ में आ गया ना? सॉल्व कर लेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? V1 अपॉन V2। हाँ, वेरी गुड, अंडर रूट T1 बाई T2। V1x V2 निकालना है, T1 273 है, T2 निकालना है ना। V2 कितना हमारा है, 2x दिया है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे पुट करना चाहिए था। चलो पुट कर देते हैं 2x, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो ये x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा बेटा, है कि नहीं? तो 273 बाई T2 निकालना ये है, x स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 273, यह आएगा 1092 केल्विन। यह आंसर हो जाएगा। T2 इक्वल टू 1092, सही है आंसर मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नीट के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, MCQ वाले में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, डेंसिटी दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया रहेगा, तरह तरह की आप चीज़ें दी रहेगी वहाँ पे। क्लियर ये? तो ये था साउंड वेव के बारे में। अब हम प्रॉपर वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेव की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा प्रोग्रेसिव वेव।
प्रोग्रेसिव, हेडिंग क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव वेव। ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना, लगातार आगे बढ़ते रहना अपनी लाइफ में, है कि नहीं। कहते हैं ना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कोई वेव जब किसी मीडियम लगातार आगे बढ़ती रहती है तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, बिना कहीं रुके वो प्रोग्रेस करते हैं, बढ़ती रहे मीडियम में। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ वेव travels through a medium that is called to be प्रोग्रेसिव वेव। सभी क्या है अपने आप में प्रोग्रेसिव वेव है, जो बढ़ रही है मीडियम में वो सब के सब क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है। साउंड वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम दैट इज कॉल्ड टू बी प्रोग्रेसिव, उसे हम प्रोग्रेसिव कह देंगे। ट्रेवल कर रही है ना, प्रोग्रेसिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन प्रोग्रेसिव की वेव क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा क्या, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसमें कंडीशन है एक, प्रोग्रेसिव वेव ये क्या होता है, डालिए हेडिंग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये वेव तब कहलाएगा, मीडियम में ट्रेवल तो करे आगे बढ़ता रहे, लेकिन इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम वाले पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स इस वेव के चलने पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। क्या करें, हाँ एसएचएम करें अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। क्लियर, तब ऐसी वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम सच एज, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम सच एज particles of medium oscillates in simple harmonic motion in SHM, oscillates in SHM, simple harmonic motion about its mean position, ठीक है ना, मीन पोजीशन। देन सच अ वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि पार्टिकल्स क्या करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको पढ़ाया भी है एसएचएम इसके पहले वाले चैप्टर में, कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो कैसे मोशन करेगा कि वो अपने मीन पोजीशन, उस पर एक फोर्स लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, डिस्प्लेसमेंट के, और रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करेगा, मीन उसको किधर लाएगा, मीन पोजीशन तरफ खींचने का प्रयास करेगा, है कि नहीं। और उसके लिए हमने एक इक्वेशन बताया था y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो यहाँ भी हम वेव के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। तो डालिए हेडिंग इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है,
ये है वाई डायरेक्शन और यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई वेव जा रही है। क्या जा रही है? वेव। ये वेव कैसी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है। कैसी वेव है? हाँ, प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव। जब ये चलता है तो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, ऐसे ऐसे सभी जगहों पे ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियम है ना, उन सभी मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वेव चला जा रहा है और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे वैसे वैसे वेव क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, मतलब प्रोपेगेशन हमारा आगे जाएगा। तो ये हमने मान लिया कि ये क्या है आपका? ये है आपका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ओ। यहां पर एक पार्टिकल है, वो ऑसिलेट करता है किसी इंस्टेंट पर, टी इंस्टेंट मान लो, किसी इंस्टेंट पे ऑसिलेट करता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई है। क्या है? वाई है। और ये वाई का जो इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा? उस समय वाई का इक्वेशन बनेगा, एम्पलीट्यूड अगर हम ए मानते हैं तो ए साइन ओमेगा टी, ये इसका इक्वेशन बनेगा एट एनी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट टी पर इसका इक्वेशन कितना होगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पॉइंट ओ पर। तो वेव मान लो यहां पे वेव ट्रेवल करते हुए ऐसे गई, है ना। तो ये तो इसका क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। वेव ऐसे जा रही है। वेव किस स्पीड से जा रही है? हमने मान लिया यहाँ पे जो वेव हमारी है वो v स्पीड से जा रही है। किस स्पीड जा रही है? v स्पीड से, ठीक है ना। तो किसी टाइम पे हमने मान लिया ये पार्टिकल यहां पे है। कहां पे? यहां पे। ये वाला पार्टिकल, इसका नाम रखा p। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लेते हैं y है, ये y है। सेम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल यहां पे कर रहा था एट एनी इंस्टेंट t पर, इसका डिस्प्लेसमेंट y कब होगा? जब यहां वेव पहुंचेगी, है ना। तो इस y का अगर इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे हम? तो पहले ये देखेंगे कि यहां से जो वेव यहां से बनी है, वेव कहां से बनी है? यहां से बनी है। वेव ऐसे बनते बनते निकल जा रही है। वेव यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल की? x डिस्टेंस। तो पॉइंट P तक पहुंचने में वेव को कितना समय लगेगा? टाइम कितना लगेगा? लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज x with velocity v, with velocity v वेलोसिटी से क्या करता है? ये ट्रेवल करता है वेव। तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन बाय वेव कितना टाइम लेगा? कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x बाई v। तो इतने टाइम बाद यहां से वेव यहां पहुंचेगी, तब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो हमें इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे? उसी इंस्टेंट t पर तो क्या करेंगे? x बाई वी, पहले ये कहाँ रहा होगा पहले ये सोचेंगे, है ना। तो जब ये टाइम t बना हुआ है, t टाइम में अगर ये इक्वेशन बन रहा है, तो अगर ये इक्वेशन लिखना है सेम डिस्प्लेसमेंट पर, है ना, तो हमें x बाई वी पहले का टाइम देखना पड़ेगा। मतलब जो टाइम है t टाइम, उसमें x बाई वी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना मिलेगा? t माइनस एक्स बाई वी। ये भी एक टाइम है और ये भी एक टाइम है। तो इस टाइम से इस टाइम को माइनस कर देंगे। वही टाइम अगर हम यहां पर रख दें t के प्लेस पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ p बिफोर x बाई v,
ठीक है, बिफोर एक्स बाई वी टाइम क्या होगा, लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी। इसका पहले हम बात करेंगे, जिस स्टैंड पे इसका इक्वेशन बना उसी स्टैंड अगर इसका लिखना है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो जितना इसको टाइम लगा उस समय कहाँ रहा, यहाँ तो वेव पहुंच ही नहीं रही होगी, है ना। जब ये ऑसिलेट कर रहा था यहाँ पार्टिकल वेव यहाँ पहुंचा ही नहीं था, तो एक्स बाई वी पहले यहाँ पे आओ, उसमें माइनस करो जो टी टाइम इसने लिया, तो इसका इस इक्वेशन अपने आप मिल जाएगा हमें। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये वेव की इक्वेशन बन जाएगी। मतलब तो यहाँ पे भी इक्वेशन यही रहेगा। अगर हम आगे अगर हम यहाँ लेते हैं सेम डिस्प्लेसमेंट y, तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा, तब भी क्या होगा, यही इक्वेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, हमें क्या लेते हैं, लेकिन इक्वेशन यही मिलेगा। ठीक है, तो वेव की इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसके लिए, वेव के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, और इसको इरेज कर दें। तो हेंस y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को हम अंदर भेजेंगे, है ना, ओमेगा टी माइनस क्या है, ओमेगा एक्स, है ना, बोलो भाई, अंदर भेज देंगे उसको, किसको, ओमेगा को। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन नंबर बनाएंगे फर्स्ट। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, बोलो होता है 2 पाई न्यू, और न्यू इक्वल टू हम रखेंगे 1 बाई टी या 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो हम इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं, ठीक रहेगा, बोलो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई, है ना, इनटू 2 पाई न्यू या t इंटू वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा v इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़ा है ना बेटा, बोलो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, और न्यू इक्वल टू 1 बाई टी रख दे यहाँ पे, तो 1 बाई टी इक्वल इंटू लेमडा, तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी टी इक्वल टू वी इंटू टी इक्वल टू लेमडा। तो जहाँ वी इंटू टी है वहाँ क्या रख देंगे, लेमडा। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, बोलो क्लियर है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहां तक नोट करिए पहले। इसको मॉडिफाई करने पर ये मिल रहा है ना। क्लियर है। अब हमने आपको पढ़ाया था एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, सम डेफिनेशन रिलेटेड वेव्स पिछले लेक्चर में। तो उसमें एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट मैंने पढ़ाया था ना, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो जहाँ 2 पाई बाई लैम्डा है तो वहाँ क्या रख देंगे के। तो बाई इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही फाइनली वेव की इक्वेशन बन जाती है। क्या क्या,
y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नोट कर लीजिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये साइड हम इरेज कर देते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये साइड नोट कर लिया आपने ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब या तो ओमेगा टी प्लस में है या तो ये के एक्स माइनस में है। ठीक है ना, एक प्लस एक माइनस में है, इसका मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। दैट इज वेव ट्रेवल्स along x axis in positive direction, clear? If travels in negative direction, wave travels in negative direction, देन y इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे या दोनों माइनस में, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर एक प्लस एक माइनस में है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जा रही है, और क्या, दोनों प्लस में है तो या दोनों माइनस में है तो नेगेटिव जा रही है। याद रहेगा बच्चों, यही है वेव की इक्वेशन। ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, वेव की इक्वेशन डिराइव करिए। ठीक है, जो ये साइन का आर्गुमेंट दिख रहा है आपको, ये आर्गुमेंट, इससे हम लोग कहते हैं क्या, फेज। क्या कहते हैं, हाँ फेज। ये टोटल फेज है ना। अगर इसमें कोई इनिशियल फेज ऐड हो तो प्लस माइनस π/4 π/3 करके लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो कोई पूछे फेज क्या होता है, फेज इज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव। वेव का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है, फेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फेज है। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखो इसमें, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉल्ड फेज ऑफ वेव। ये क्या है, हाँ ठीक है। अब जरा इसी देखो, जो टी कांस्टेंट है ओमेगा और जो एक्स कांस्टेंट है के, दोनों का रेशियो कर देंगे तो वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेव वेलोसिटी कितना होगा, यहां से वेव वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा बाई के। याद रखना, वेव की स्पीड जब भी निकालनी होती है, अगर आपको ओमेगा मालूम है के मालूम है तो डिवाइड कर देंगे ओमेगा बाई के को, हम लोग क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी। ठीक है ना। अगर दो वेव आपस में एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ट्रेवल, ठीक है, और दोनों का फेज अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग। तो जैसे पहले का फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इस फेज को हमने φ1 कह दिया। दूसरे का फेज यहाँ पे x1 कह देते हैं, उसका डिस्टेंस है। दूसरे का x2 है। तो फेज में डिफरेंस और पाथ में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो दोनों का आपस में डिफरेंस कर देंगे। जैसे इफ टू वेव्स, कितनी वेव्स, टू वेव्स ट्रेवल्स डिस्टेंसेस x1 and x2 इन टाइम t टाइम में दोनों ही डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं, अलग अलग। देन देयर फेज φ1 कितना होगा, ओमेगा टी माइनस के x1 एंड φ2 कितना होगा बेटा, ओमेगा टी माइनस के x2। क्लियर है।
फेज में डिफरेंस अगर निकालें, क्या निकालें, फेज में डिफरेंस, तो क्या होगा फेज में डिफरेंस, फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1 कर देंगे तो देखो इसमें सब इसको माइनस कर दें, ये क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब के x1 माइनस x2 हो जाएगा। और ये हमारा है पाथ डिफरेंस, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये है फेज डिफरेंस, इसे हम डेल्टा फाई कह देंगे। और k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होता है बेटा, और इसे डेल्टा x कह देते हैं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में यही रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, ठीक है। इसी पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करके हम ओमेगा टी की वैल्यू, के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लिखते हैं, क्लियर, कंपेयर करा करके। और एक ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यही है वेव के बारे में। आगे इसके आगे आपका है वेव का इंटरफेरेंस के बारे में, मतलब दो वेव कैसे इंटरफेयर करते हैं आपस में। और वेव का रिफ्लेक्शन होता है ना, उसे बोलते हैं बाउंड्री इफेक्ट। जैसे कोई वेव गई यहाँ से टकरा के वापस आ गई, तो क्या है, वेव का रिफ्लेक्शन है, इसे बाउंड्री इफेक्ट कहते हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव, जब दो वेव इस तरह से आप इंटरफेयर करें कि कोई वेव बने ही ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव कहते हैं। वो ट्रेवल ही नहीं करती, अपने नाम से इंट्रोड्यूस कर रही है। तो ये बुक्स में है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही बीट्स के बारे में है, उतार चढ़ाव म्यूज़िक का, है ना, राइज फॉल, उसी को हम लोग बीट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो वेव का चैप्टर होता है हमारी तरफ समाप्त होता है। इस पर जाके बेस्ड क्वेश्चन करना साइड बुक से, ठीक है ना। तो सिलेबस यहाँ पे समाप्त समझे आप लोग का, प्रैक्टिस करिए जितना पढ़ाए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एनुअल एग्जाम, ओके, थैंक यू।